Hello students, welcome in class 11th chemistry, unit 1st, some basic concept of chemistry. In this video lecture, we will study about the topic laws of chemical combination. इसके पहले जो भी मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, वीडियो बनाया है, उसको आप लोग अच्छे से देखिए। देखने के साथ साथ वीडियो को स्टॉप करके पॉज करके उसका नोट्स बना लीजिए, और कोई भी डाउट हो टॉपिक से रिलेटेड तो आप उससे क्वेश्चन जरूर पूछिए। जो क्लास 11 का साइंस का ग्रुप बना हुआ है, उस पर आप क्वेश्चन सेंड करिए, उसका आंसर हम आपको देने का प्रयास करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि एलिमेंट जब कंबाइन करते हैं तो एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। मीन्स कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होता है? बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो जो एलिमेंट का कॉम्बिनेशन है या कंबाइन करते हैं, वो गवर्न किए जाते हैं कुछ लॉज के द्वारा। तो फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स इज गवर्न बाय फॉलोइंग 5 लॉज। ये 5 लॉज हैं जो गवर्न करते हैं किसको? एलिमेंट के कॉम्बिनेशन को, जिससे कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकेंड आपका लॉ है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस। थर्ड है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। फोर्थ है गै-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वैल्यू। एंड फिफ्थ लॉ इज एवोगैड्रो लॉ। तो ये 5 लॉज हैं जो कंपाउंड के फॉर्मेशन को गवर्न करते हैं। फिफ्थ आपको मैंने बताया था एवोगैड्रो लॉ। तो फर्स्ट लॉ हम लोग देखते हैं डिटेल में कि व्हाट इज फर्स्ट लॉ, जो कि है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस लॉ को दिया था एंटोनी लेवोजियर ने इन 1789। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अनुसार क्या है? मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन। मीन्स किसी भी केमिकल रिएक्शन में मैटर को न तो हम क्रिएट कर सकते हैं और न ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दैट इज इन अ केमिकल रिएक्शन मास ऑफ रिएक्टेंट्स विल बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। मीन्स किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट का मास होता है वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल लें, दैट इज इन ए केमिकल रिएक्शन मास ऑफ रिएक्टेंट्स विल बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। मीन्स किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट का जो जितना मास होता है उतना ही प्रोडक्ट का मास होता है। मीन्स मास में कोई लॉस नहीं होता है। तो एग्जाम्पल हम लेते हैं डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट मीन्स CaCO3। जब इसको हम हीट करते हैं, ये हीट का सिंबल है, ठीक है। जब हम इसको हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? डिकम्पोज होता है और नया कंपाउंड बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप देखिए, अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट के मास को कैलकुलेट करें तो कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40, कार्बन का है 12, ऑक्सीजन का होता है 16 और 3 आइटम है यहाँ ऑक्सीजन के, तो 16 3 जा 48। टोटल अगर हम ऐड कर दें तो कितना आ रहा है? 100 ग्राम। मीन्स जो रिएक्टेंट का मास है कितना है? 100 ग्राम। अब प्रोडक्ट जो बना कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, इसको भी हम देख लेते हैं। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40, ऑक्सीजन का 16, दोनों को ऐड कर दिया तो कितना आ गया? 56। तो ये 56 ग्राम किसका हो गया? मास कैल्शियम ऑक्साइड का। एक दूसरा कंपाउंड भी बना है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का 16 और 2 आइटम है O2 मतलब 2 आइटम, 2 आइटम ऑफ ऑक्सीजन, तो 16 2 जा 32। दोनों को ऐड करेंगे 44। अब जो दोनों प्रोडक्ट बना, इन दोनों प्रोडक्ट का अगर हम मास ऐड कर दें मीन्स 56 + 44, टोटल कितना आ रहा है आपका? 100 ग्राम। तो स्टूडेंट्स देखिए, जो रिएक्टेंट था उसका टोटल मास कितना था? 100 ग्राम। प्रोडक्ट का टोटल मास कितना आया? 100 ग्राम। दैट मीन्स there is no loss of mass during the reaction. Means 100 gram reactants
एंड 100 ग्राम प्रोडक्ट। मीन्स जितना रिएक्टेंट हमने लिया, रिएक्शन के बाद उतना ही प्रोडक्ट हमको मिल गया। सेकेंड लॉ जो कि है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस ऑब्लिक कॉम्बिनेशन, मीन्स इसको लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस भी बोलते हैं या कभी कभी हम बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनिट कॉम्बिनेशन। इस लॉ को दिया था जोसेफ प्रूस्ट ने। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अनुसार क्या है, अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शंस ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट। मीन्स किसी भी कंपाउंड में, कोई भी कंपाउंड हमेशा क्या करता है, जो उसमें एलिमेंट हैं, जिन एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से वो कंपाउंड बना हुआ है, तो उस कंपाउंड में हमेशा उस एलिमेंट का जो रेशियो होता है बाय वेट, वो हमेशा बिल्कुल सेम होता है। जोसेफ प्रूस्ट ने जो वर्क किया था अपना, इस लॉ को देने के लिए जो वर्क किया था, वो किया था 2 सैंपल लिया था क्यूप्रिक कार्बोनेट का 2 सैंपल उन्होंने लिया था। एक था नेचुरल और दूसरा था सिंथेटिक। नेचुरल क्यूप्रिक कार्बोनेट का जो सैंपल लिया, उसमें जब उन्होंने परसेंटेज निकाला कॉपर का, कार्बन का और ऑक्सीजन का, तो उन्होंने पाया परसेंटेज ऑफ कॉपर उसमें था 51.35 और ऑक्सीजन का परसेंटेज था 9.74, कार्बन का परसेंटेज था 38.91। तो ये तो नेचुरल जो सैंपल लिया था किसका, क्यूप्रिक कार्बोनेट का, उसमें रेशियो है कॉपर, ऑक्सीजन और कार्बन का। दूसरा सैंपल उन्होंने लिया सिंथेटिक सैंपल, मीन्स सिंथेसाइज किया गया। तो क्यूप्रिक कार्बोनेट है, उसको सिंथेसाइज किया और उसमें जब उन्होंने कॉपर, ऑक्सीजन और कार्बन का परसेंटेज निकाला तो परसेंटेज बिल्कुल सेम आया। ये जो परसेंटेज है ये बाई मास है, मास का उन्होंने परसेंटेज लिया था। तो कॉपर का पाया 51.35, जितना नेचुरल में था उतना सिंथेटिक में। उसी तरह से ऑक्सीजन का वो मिला 9.74, ये भी बिल्कुल सेम है, जितना नेचुरल सैंपल में था उतना सिंथेटिक सैंपल में। और कार्बन का सैंपल, कार्बन का जो परसेंटेज निकाला वो आया 38.91। तो आप देखिए यहाँ नेचुरल में भी वही है और वही आपका सिंथेटिक में है। इस तरह से ये रूल ये बताता है, इस लॉ के अनुसार ये है कि किसी भी कंपाउंड का सैंपल हम चाहे जहाँ से लें, उसमें जो एलिमेंट कंबाइन किए हुए हैं उनका रेशियो क्या है, बिल्कुल सेम है। तो आप एक एग्जांपल मैं और आपको दे देता हूँ। जैसे वाटर है, वाटर आप चाहे टैप वाटर ले लीजिए, चाहे किसी वाटर बॉडी से वाटर ले लीजिए। अगर वो प्योर वाटर है तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो अगर हम निकालें बाई वेट या बाई मास, तो क्या होगा, हमेशा इक्वल आएगा। इस पे ये डिपेंड नहीं करता कि वो वाटर हमने कहाँ से लिया है, चाहे हम उसको लैब में सिंथेसाइज कर लें। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम लैब में सिंथेसाइज करें वाटर को तो उसमें हाइड्रोजन और वाटर का रेशियो बाई मास अलग हो जाएगा, और टैप वाटर लें तो वहाँ अलग हो जाएगा, या ग्राउंड वाटर लें उसमें अलग हो जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर सैंपल लिए हैं वाटर का, वो प्योर है, चाहे जहाँ से भी हम ले लें, चाहे सिंथेसाइज लें, चाहे ग्राउंड वाटर ले लें, चाहे टैप वाटर लें, चाहे रेन वाटर लें, सब में अगर हम हाइड्रोजन और वाटर का रेशियो निकालें बाय मास तो क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। नेक्स्ट लॉ आपका है थर्ड लॉ, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। थर्ड लॉ आपका है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। तो इस लॉ के अनुसार ये लॉ जो दिया गया किसके द्वारा दिया गया, डाल्टन ने इस लॉ को दिया इन 1803 में। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अनुसार क्या है, इफ 2 एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, मीन्स अगर 2 एलिमेंट कंबाइन करते हैं और दोनों एक से अधिक प्रोडक्ट बनाते हैं, एक से अधिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसमें क्या होगा, द मास ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइंड विथ अ फिक्स्ड मास ऑफ अनदर एलिमेंट, मीन्स एक एलिमेंट जो दूसरे एलिमेंट के फिक्स्ड मास से कंबाइन करता है, वो क्या होगा, आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। तो जो दूसरा कंपाउंड होगा उसका जो रेशियो होगा, दोनों कंपाउंड का जो रेशियो होगा
वो क्या होगा, हमेशा एक सिंपल होल नंबर में होगा, स्मॉल होल नंबर में होगा। इसका मतलब दो एलिमेंट हमारे पास हैं, एक एलिमेंट क्या होगा, उसका मास फिक्स होगा और दूसरे एलिमेंट का मास वेरी करेगा, अलग अलग मास कंबाइन करेगा उसी एलिमेंट से, तो अलग अलग प्रोडक्ट बनाएगा। तो जो दूसरा एलिमेंट है जिसका मास डिफरेंट होगा, मीन्स वेरी करेगा, उसका अगर हम रेशियो निकालें तो हमेशा क्या होगा, दैट विल बी रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स। तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फॉर्मेशन ऑफ H2O वाटर का और H2O2 का। इसमें आप देखिए सेम एलिमेंट कंबाइन किए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके वाटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और यहाँ भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। H2 प्लस हाफ O2 इज इक्वल टू H2O। यहाँ हाइड्रोजन का 2 ग्राम है, 2 ग्राम हाइड्रोजन, ये कंबाइन कर रहा है कितने ग्राम से, 16 ग्राम ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, यहाँ आपका 2 मॉलिक्यूल हमने दिखाया O2 तो हो जाएगा 32, लेकिन हाफ लिया है तो 32 का हाफ कितना हो जाएगा, 16 ग्राम। मीन्स 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन जब कंबाइन करता है तो वाटर का फॉर्मेशन करता है H2O का, और उसका वेट कितना आता है, 18 ग्राम। ठीक है, और नेक्स्ट में क्या है, दूसरा रिएक्शन क्या है, वो भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का ही है। हाइड्रोजन हम लेते हैं 2 ग्राम, 2 ग्राम, यहाँ पर भी हमने 2 ग्राम लिया था, यहाँ भी 2 ग्राम लिया है। मीन्स हाइड्रोजन के मास में कोई डिफरेंस नहीं है, हाइड्रोजन का मास क्या है, फिक्स है। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन कितना हमने ले लिया, 32 ग्राम, यहाँ पे लिया था 16 ग्राम, यहाँ पे लिया है 32 ग्राम। मीन्स जो दूसरा एलिमेंट है उसका मास वेरी कर रहा है, एक में 16 ग्राम दूसरे में 32 ग्राम, और पहला एलिमेंट क्या है, वो उसका मास फिक्स है। तो जैसे ही दूसरे एलिमेंट का मास वेरी किया, एक नया कंपाउंड बन गया, वो क्या बना, H2O2। तो लॉ के अनुसार क्या है, जो दूसरा एलिमेंट है जिसका मास वेरी करेगा, अगर उन दोनों का रेशियो हम निकालें तो क्या होगा, वो हमेशा एक स्मॉल रेशियो में आएगा, स्मॉल होल नंबर रेशियो में आएगा। तो इन बोथ रिएक्शंस मास ऑफ H2 इज फिक्स्ड। दोनों रिएक्शन में हाइड्रोजन का मास फिक्स है, जो कि कितना है, 2 ग्राम, 2 ग्राम। मास ऑफ O2 इज नॉट फिक्स। आप यहाँ देख रहे हैं ऑक्सीजन का मास क्या है, फिक्स है, वो वेरी कर रहा है। इन फर्स्ट रिएक्शन मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 ग्राम पहले में। ठीक है, तो मास ऑफ हाइड्रोजन इज फिक्स, दैट इज 2 ग्राम, आपने देखा वहाँ। लेकिन जो फर्स्ट रिएक्शन में ऑक्सीजन का मास क्या है, फिक्स नहीं है। फर्स्ट रिएक्शन में मास कितना है ऑक्सीजन का, 16 ग्राम, और सेकेंड रिएक्शन में ऑक्सीजन का मास कितना है, 32 ग्राम। तो रूल के अनुसार क्या है, ये जो दूसरे एलिमेंट का मास है जो वेरी करेगा, अलग अलग मास है, उसका अगर हम रेशियो निकालें तो वो क्या होगा, स्मॉल होल नंबर्स में आएगा। तो बट द रेशियो, यहाँ पर रेशियो है, रेशियो ऑफ O2 इन बोथ रिएक्शन इज क्या होगा, 16:32, 16:32। अगर इसको हम सिंपल होल नंबर्स में कन्वर्ट करें तो कितना आ जाएगा, 1:2। यही है आपका 1:2 इन स्मॉल होल नंबर्स। ठीक है, तो रेशियो क्या है, इन स्मॉल होल नंबर्स। ये कभी रेशनल नंबर्स में रेशियो नहीं आएगा, जब भी आएगा किस में आएगा, होल नंबर्स में आएगा, 1:2। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। बाकी के जो 2 रूल्स और बचे हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।